नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ब्रिटिश मीडिया की तरफ से ये आवाज उठी है कि इंडिया को G7 में शामिल करके ग्रुप को अब बना दो G8। यहाँ पे आप देख पाओगे द टेलीग्राफ का आर्टिकल है, मेक इंडिया पार्ट ऑफ ए G8 एंड वॉच डेमोक्रेसी बीट चाइना एट इट्स ओन गेम। अगर जीडीपी ग्रोथ के मामले में चाइना को बीट करना है, डेवलपमेंट के मामले में चाइना को बीट करना है, तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि इंडिया को G8 का पार्ट बना दो। अभी G7 ग्रुप है, इंडिया आ जाएगा यहाँ पर, तो ये G8 बन जाएगा। नाउ ऑब्वियसली ऐसे आर्टिकल बीबीसी कभी पब्लिश करेगा नहीं, ये आर्टिकल टेलीग्राफ ने पब्लिश किया है। उसके अलावा फ्रेंच मीडिया, जर्मन मीडिया में उनकी लोकल लैंग्वेजेस में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पे एक डिमांड दिख रही है कि इंडिया को G7 का पार्ट बनाओ, वी डेस्परेटली नीड इंडिया। और ऐसा नहीं है कि ये सब डिमांड्स रैंडमली उठ रही है। मई के महीने में ये सब आवाज़ें उठने का रीज़न है क्योंकि G7 समिट बहुत पास है। इसी महीने आप देखोगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जाएंगे जापान में G7 समिट को अटेंड करने के लिए। उसके बाद जो क्वाड समिट होना है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी अटेंड किया जाएगा। तो ये सब इसी महीने होने वाला है। और साथ ही साथ प्लानिंग ये भी है, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया G7 कंट्रीज़ का जो क्लाइमेट क्लब है ये भी ज्वाइन कर सकता है। इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके अलावा यूएसए ने अलग से पीएम मोदी को इनवाइट किया है फॉर अ स्टेट डिनर। ये सब जून के महीने में होगा। तो इंडिया का स्टैचर लगातार बढ़ रहा है। यूरोप पे इंडिया की डिमांड है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे आप कहोगे ये सब देश खुद के लिए ये सब कह रहे होंगे, नहीं तो हमारे कोई शुभ चिंतक तो ये लगते नहीं है। तो अचानक से इंडिया की तरफ इतना प्यार क्यों आ रहा है? चाइना को लेकर ये इतने कंसर्न क्यों है? क्या हाल ही में कुछ हुआ है? क्या बिल्कुल हुआ है। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। जापान G7 समिट होस्ट करेगा, 49th G7 समिट। आपको बताना है कि ये G7 समिट जापान के किस हिस्टोरिकल सिटी में होगा। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, हिरोशिमा, क्योटो, टोक्यो या फिर ओसाका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। वैसे इसका आंसर कोशिश करूंगा वीडियो में ही आपको दे दूं, बाकी एंड में आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। ओके, तो G7 प्राइमरली मैं कहूँगा यूरोपियन कंट्रीज़ की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हाल ही में ना एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जहां पर बताया गया कि अब यह बात ऑफिशियल है, ब्रिक्स कंट्रीज़ ने ओवरटेक कर लिया है G7 कंट्रीज़ को ग्लोबल जीडीपी के मामले में। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये अपने आप में। G7 में टोटल 7 देश आते हैं और इन कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक आप कह सकते हैं बिल्कुल ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट ही किया है। आप देखिए यहाँ पे आपको दिग्गज देश मिलेंगे, यूरोप के और एशिया का एक देश मिलेगा जापान। इन सब कंट्रीज पर भारी पड़ रहा है ब्रिक्स। नाउ ऑफ कोर्स कहने को हम ब्रिक्स कहते हैं, मगर रशिया की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से भी कम आज के समय हो चुकी है। ब्राजील कोई खास ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, ना साउथ अफ्रीका कोई बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक जाइंट है। मेन जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये दोनों जो बड़े जायंट्स हैं, इंडिया, चाइना, इन्हीं की बात हो रही होती है। किसी ग्रुप में आप इनको डाल दो ना, अचानक से पूरे ग्रुप का वजन बढ़ जाएगा क्योंकि उस ग्रुप में आप दुनिया की ऑलमोस्ट आधी आबादी 40 to 45% आबादी डाल देते हो, फिर इकोनॉमिक पावर डाल देते हो। तो G7 कंट्रीज को बीट कर देना ग्लोबल जीडीपी आउटपुट में एक बड़ी बात है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर नॉमिनल टर्म्स की बात नहीं कर रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स। अब ये तो हमने बात कर ली है प्रेजेंट की, ठीक है, ब्रिक्स ने G7 को बीट कर दिया। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर भी देखिए G7 के लिए बड़ा चिंताजनक है क्योंकि रिसेंटली यूएस मीडिया ने ही ये इन्फोग्राफिक पब्लिश किया जो बड़ा वायरल हुआ था। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे G7 जो देश हैं, यूके, यूएसए, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस, नीचे जापान, इनके रिसेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया के रिसेशन में जाने के चांसेस 0% है, चाइना के 12% के आसपास हैं। तो G7 एक तो वैसे ही पीछे रह गया, उसके अलावा मंदी का खतरा और है। इंडिया, चाइना और आगे ग्रो कर रहे हैं। तो जो गैप है ना ब्रिक्स और G7 के बीच में, ये लगातार बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए 10 साल तक ब्रिक्स बना रहा, G7 कंट्रीज जहाँ पे हैं ये इसी तरीके से बने रहे, ब्रिक्स आप देखोगे दुनिया में कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कंपेयर टू G7। और इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से वेस्ट में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहाँ पर ऑथर्स खुल के कहते हैं G7 आउट ऑफ टच है, ग्लोबल लीडरशिप ये खो देगा ब्रिक्स को। G7 कंट्रीज को कुछ करना होगा। और मैं कहूँगा देखिए, एक आदमी जो ग्रैंड स्केल पर यूएस फॉरेन पॉलिसी, वर्ल्ड की फॉरेन पॉलिसी को समझता था,
वो था डोनाल्ड ट्रंप। इनको चाहे स्मॉल स्केल नॉलेज ना हो कि इस कंट्री की कैपिटल क्या है, इस कंट्री की करेंसी क्या है, ये शायद ट्रंप को काफ़ी जगह ना पता हो, मगर जो बेसिक स्टोरी है, कहाँ पावर है, कहाँ पावर जा रही है, ये बात ट्रंप से बेहतर शायद ही कोई यूएस प्रेसिडेंट समझता होगा। और इसलिए ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड 2020 में कह दिया था, G7 आउटडेटेड हो चुका है, हमें इंडिया को इनवाइट करना होगा। उसके अलावा ये साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड करना चाहते थे, मगर आप समझ सकते हैं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया बस एडिशनल बस कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ पर मेन जो पार्टनर G7 को डेस्परेटली चाहिए वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बट सैड बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वापस प्रेसिडेंट ना बन पाए। अगर ये वापस प्रेसिडेंट बनते, डेफिनेटली ये इंश्योर करते कि इंडिया प्रॉपरली G7 का मेंबर बने। बट जो बाइडन की पॉलिसी कुछ और थी। जो बाइडन ने इतना इंपॉर्टेंट समझा नहीं कि G7 का एक्सपेंशन करना चाहिए। बाइडन का प्लान ये था कि यूएस इकोनॉमी को ये वापस खड़ा कर देंगे, यूएस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और यूएस ही अकेला G7 को लीड करेगा, जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उल्टा आप देखोगे यूएसए में लगातार बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं। और दूसरी बात देखो, G7 जहां पर बड़ा एक इलीट ग्रुप बन के रह गया है, जहां पर लिमिटेड कंट्रीज आपको मिलेंगे, कई सालों से लिमिटेड कंट्रीज हैं। उल्टा एक देश यहां पर जो था रशिया, उसको इन्होंने बाहर निकाल दिया 2013-14 के आसपास। दूसरी तरफ आप देखो तो ब्रिक्स बहुत ज्यादा डायनामिक है। ब्रिक्स को कई कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती है, 12 कंट्रीज हैं टोटल। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी दे दी है कि ये लोग ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इनमें कई कंट्रीज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली, जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, नाइजीरिया, एमिरेट्स, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान। इवन टर्की ने भी कहा है कि ये लोग ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसलिए देखो, G7 बहुत ज़्यादा नर्वस है और इनको ये पता है कि ब्रिक्स को अगर कमज़ोर करना है और G7 की रेलेवेंस को वापस उठाना है तो उसके लिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अब एक मैं आपको एग्जांपल और दिखाता हूं। आप इमेजिन करके देखिए, अगर इंडिया G7 को ज्वाइन कर लेता है तो आबादी के मामले में G7 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इवन कंपेयर टू ब्रिक्स। क्योंकि चाइना को आप अगर देखोगे ना, लगातार इनकी आबादी गिर रही है। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कुछ दशकों में इनकी आबादी 100 करोड़ के भी नीचे चली जाएगी। ये प्रोजेक्शन है, बहुत सारे एस्टिमेट्स ये कहते हैं। यूएन का जो एस्टिमेट है ये तो ओपनली ये बात कहता है। तो चाहे आबादी की बात हो, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है G7 के लिए। और इसलिए अब इनके जर्नलिस्ट खुल के कह रहे हैं कि मेक इंडिया पार्ट ऑफ G8। ना क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या इंडिया ब्रिक्स को छोड़ के G8 का पार्ट बनेगा, या फिर इंडिया के पास, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया के पास एक ऑप्शन ये भी है कि इंडिया ब्रिक्स का भी पार्ट बना रहे, क्योंकि ब्रिक्स बैंक में हमारा स्टेक है, मगर साथ ही साथ G7 को भी ज्वाइन कर ले। इससे देखिए डेफिनेटली G7 की जो इंपॉर्टेंस है बढ़ेगी। और आप देखोगे इन द फ्यूचर होना यही है, इंडिया डेफिनेटली विल बिकम ए पार्ट ऑफ G8। इस ग्रुप का एक्सपेंशन होना ही है। इट इज नॉट ए प्रेडिक्शन, इट इज ए स्पॉइलर। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि जो G7 समिट जापान में होगा ये किस शहर में होगा। तो इसका आंसर वैसे वीडियो में मैं आपको दे नहीं पाया, मगर सही आंसर जो है इसका ये है ऑप्शन ए, हिरोशिमा। जी हाँ, वही शहर जहां पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में, हिरोशिमा नागासाकी, आप सबको पता होगा। तो हिरोशिमा में होने वाला है G7 2023 का समिट। इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ पे एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है। इंडिया को आप देखोगे लगातार पिछले बहुत सारे समिट्स में इनवाइट किया गया है, चाहे समिट कनाडा में हुआ हो या फिर फ्रांस में या जापान में। तो आप कह लीजिए इंडिया की पार्टिसिपेशन हर बार होती ही है। बस अब एक फॉर्मेलिटी बची है कि इंडिया को प्रॉपरली इस ग्रुप में शामिल भी कर लिया जाए। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्स हैं इन पर मेगा 50% अप टू 50% डिस्काउंट हो चुका है एक्टिव। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अगर आप लाइफ में एक बार चाहते हैं प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी सीएससी आइकॉनिक का। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप एक आइकॉनिक कोर्स परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का, जिसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी होगी। और साथ ही साथ आपको एक पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि इस कोर्स को प्रॉपरली आपको फॉलो करना है, खरीद के बस बैठ नहीं जाना। तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कि 3125 पर मंथ, ये पे मत कर देना। यहाँ पे सिंपली आपको कोड डालना है PD10
और एक मैसिव ड्रॉप आएगा प्राइस में, द प्राइसेस विल फॉल ट्रेमेंडसली। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।